चलिए आज एक ऐसे समुद्री सफर की कहानी सुनते हैं जिसने सिर्फ एक नया रास्ता नहीं खोजा, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ दिया और हमेशा के लिए हमारा इतिहास बदल दिया। सोचिए, एक जमाना था जब यूरोप के लोग भारत को इसी नाम से जानते थे, सोने की चिड़िया। उनके लिए ये एक ऐसी जादुई जमीन थी जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। एक ऐसी जगह जो मसालों, रेशम और बेशुमार दौलत से भरी थी, लेकिन जिसे किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। और बस यही वजह थी कि पूरा का पूरा यूरोप भारत के इन खजानों के लिए मानो दीवाना था। हर देश, हर राजा, हर व्यापारी, सब के सब भारत पहुंचने का एक नया रास्ता खोजने के लिए बेताब थे। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधा इस सोने की चिड़िया तक पहुंचा दे। अब देखिए, भारत पहुंचने का एक रास्ता तो था, जमीन वाला रास्ता, जिसे सिल्क रूट भी कहते थे। पर उसमें कई दिक्कतें थीं। पहली बात, ये बहुत ही लंबा और खतरों से भरा था। डाकुओं का डर तो हमेशा ही बना रहता था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे रास्ते पर अरब व्यापारियों का कंट्रोल था। इसका नतीजा, यूरोप पहुंचते पहुंचते मसालों की कीमत सोने के भाव बिकती थी। तो एक नया सीधा समुद्री रास्ता खोजना बहुत जरूरी हो गया था। और यहीं से हमारी कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है। एक ऐसा नौजवान जिसका सपना उसके देश के बड़े सपने से जाकर जुड़ गया। ये कहानी है एक ऐसे नाविक की जिसने नामुमकिन को मुमकिन करने का बीड़ा उठाया। ये सब हो रहा था 15वीं सदी में। इतिहास में इस दौर को खोज का युग या एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। उस वक्त पुर्तगाल जैसा एक छोटा सा देश इस खोज की दौड़ में सबसे आगे था। वहां के राजाओं और नाविकों पर नई दुनिया और नए रास्ते खोजने का एक जुनून सवार था। पुर्तगाल के इन्हीं जुनूनी नाविकों में से एक था एक नौजवान जिसका नाम था वास्को दा गामा। वो समंदर के किनारे ही पला बढ़ा था और हमेशा उन रहस्यमयी दुनियाओं के सपने देखता था जो समंदर के उस पार थीं। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पुर्तगाल के राजा ने वास्को दा गामा को अपने पास बुलाया और उसके सामने एक बहुत ही मुश्किल बल्कि एक जानलेवा मिशन रखा। राजा ने पूछा, क्या तुम भारत के लिए समुद्री रास्ता खोज सकते हो? और गामा ने बिना एक पल सोचे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो चलिए अब उस सफर पर निकलते हैं जो तूफानों, बीमारियों और अनजाने डर से भरा हुआ था। ये कोई आसान सी समुद्री यात्रा नहीं थी। ये तो एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसमें इंसान के हौसले और हिम्मत की हर हद को आजमाया गया। साल 1497 में 4 जहाज़ों के साथ ये मुश्किल यात्रा शुरू हुई। कई महीनों के बाद वे अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पर पहुंचे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जो अपनी खतरनाक लहरों के लिए बदनाम था। वहां से आगे बढ़कर पूर्वी अफ्रीका में किस्मत से उन्हें एक तजुर्बेकार गाइड मिला और आखिरकार लगभग 1 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद मई 1498 में वो भारत पहुंचे। इस पूरे सफर में उन्हें भयानक समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा। सोचिए, आसमान से भी ऊंची लहरों के बीच उनके बड़े बड़े जहाज खिलौनों की तरह उछल रहे थे। कई बार तो नाविकों को लगा कि बस ये उनका आखिरी दिन है और वे इस अंधेरे समंदर से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ तूफान ही नहीं थे, जहाजों पर बीमारियां फैल रही थी। ताज़ा खाना और साफ पानी सब खत्म हो रहा था। कई नाविक इतने कमजोर हो गए कि चल भी नहीं पाते थे और कई ने तो समंदर के बीच में ही दम तोड़ दिया। ये धीरज की एक अंतहीन परीक्षा थी। और इन सब से ऊपर था डर का साया। हर दिन एक जैसा, चारों तरफ बस अंतहीन पानी ही पानी। नाविकों को अब लगने लगा था कि ये यात्रा शायद कभी खत्म ही नहीं होगी और वो अपने घर, अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर महीनों की मुश्किलों और नाउमीदी के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो पल जब उन्होंने अपनी मंजिल को अपनी आंखों के सामने देखा। साल था 1498। वास्को दा गामा और उसके बचे खुचे साथी केरल के कालिकट तट पर पहुंचे। उनकी खुशी और राहत का कोई ठिकाना नहीं था। ये सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। कहते हैं कि जब वास्को दा गामा ने पहली बार भारत की जमीन को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर बस यही शब्द थे, हम भारत पहुंच गए। ये उनकी जिद और जीत का ऐलान था। भारत में उनका अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग देखे, हवा में मसालों की वो मनमोहक खुशबू महसूस की और यहाँ के बड़े बड़े मंदिर और चहल पहल वाले बाजारों को देखकर तो वो हैरान ही रह गए। ये उनके लिए एक पूरी तरह से नई और अद्भुत दुनिया थी।
लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस एक यात्रा का असर सिर्फ उन नाविकों तक ही नहीं रहा, इसके नतीजे बहुत बड़े और बहुत दूर तक जाने वाले थे, जिनके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू थे। ये सुनने में शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लगे, लेकिन ये सच है। इस एक यात्रा ने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक रास्ते की खोज नहीं थी, बल्कि ये इतिहास का वो मोड़ था जिसने ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। तो देखिए, इस खोज के दो पहलू थे। एक तरफ अच्छा ये हुआ कि दुनिया आपस में जुड़ गई, व्यापार बढ़ा और अलग अलग कल्चर के बीच नई नई चीजों और आइडियाज का लेन देन हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी था। यही रास्ता विदेशी ताकतों को भारत ले आया। यहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, मतलब एक देश का दूसरे देश पर राज, और इसका बहुत गहरा असर भारत की आज़ादी पर पड़ा। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा और कुछ नया खोजने की चाहत पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकती है। वास्को दा गामा की यात्रा मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उनकी हिम्मत ने न सिर्फ एक रास्ता खोजा, बल्कि एक नए ग्लोबल युग की शुरुआत भी की। और अंत में चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं कि अगर वास्को दा गामा उन तूफानों से डर जाता या बीच रास्ते से ही हार मानकर लौट आता, तो आज हमारी दुनिया का नक्शा कैसा होता? हमारा इतिहास कितना अलग होता?